सेथ रॉलिंस ने पॉल हेमन के साथ अपनी फैक्शन तो बना ली है और लग भी तगड़ी रही है, लेकिन आज की रॉ देख के ऐसा लगा कि एक मेंबर इसमें बहुत जल्दी आ रहा है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिएक्ट करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ को। और पहले ही बता देता हूं कि आज मुझे फिर से फील हुआ कि ट्रिपल एच ने शो से ठीक पहले वो वाली कॉफी पी ली थी जिसमें कोई बंदा आके गोली मिला देता और उसी का नतीजा था आज का मंडे नाइट रॉ। डिटेल से बात करेंगे पूरे शो के बारे में और रेड भी करने वाले हैं शो को लास्ट में। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के साथ। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से अनाउंस कर दिया था कि आज मंडे नाइट रॉ में सीएम पंक होने वाले हैं। आज पंक की एंट्रेंस के टाइम पर उन्होंने हवा में ऐसे किया था जो कि अब रोमन रेंज की वजह से पॉपुलर है, लेकिन क्या वो रोमन रेंज के लिए था या फिर सीएम पंक वैसे खुद भी ऐसा करते रहते हैं, तो आई थिंक उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान दे नहीं सकते। अब सीएम पंक आते हैं और रिंग में कहते हैं कि देखो मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है वो पता है कौन है? सीएम पंक कहते हैं मैं खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन हूं। और यहाँ पे वो उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि कैसे पॉल हेमन को मैंने हमेशा ही अपना अच्छा दोस्त माना। इस बंदे ने इतनी बार मुझे बैक में स्टैब किया लेकिन फिर भी मैं इससे दोस्ती यारी करता रहा और इसने जो अपने असली रंग है वो दिखा दिए। वो मनी इन द वो लैडर वाली बात कर रहे होते 12 साल पहले, कैसे मुझे 13 टांके आए थे जिस तरीके से पॉल हेमन ने मुझे मारा था। वो कहते हैं कि मुझे लगा था कि यार सब बड़े हो गए हैं, सब में अब अकल आ गई है, मैं बदल गया हूं, लेकिन वो पॉल हेमन बिल्कुल भी नहीं बदला। यहाँ पे वो फैट लिटिल स्नेक भी बोल देते हैं पॉल हेमन को और मुझे लगा भाई ये कैसी बात बोल दी सीएम पंक ने पॉल हेमन के बारे में। बट ये तो छोटी सी बात थी, जब पॉल हेमन आया तो उसके बाद तो कुछ गजब ही वो बोल गए। इसके बाद वो कहते हैं कि जल्दी से अब मैं वेट नहीं कर सकता कि कब उसकी फैट नेक को मैं बहुत बुरी तरीके से दबोचने वाला हूं। और जैसे ही सीएम पंक ये बोल रहे थे तभी लेडीज एंड जेंटलमैन हमको सुनाई देता है और जैसे ही वो सुनाई दिया सीएम पंक एकदम से बौखला गया। मतलब ऐसा था कि सीएम पंक अब वेट कर रहे हैं, आ गया ना बंदा, अभी से बुरी तरीके से मैं तोड़ूंगा। कहते कहां है भाई, तू कहां है? और लिटरली सीएम पंक ने पॉल हेमन को पेंगुइन बोल दिया है। मतलब ये तो चीज मैंने सोशल मीडिया पर ही देखी थी कि लोग इस तरीके से पॉल हेमन का, वो भी वैसे नहीं बहुत नेगेटिव पॉजिटिव वे में ही मजाक उड़ाते थे कि सार्कास्टिक वे में उड़ा लेते हैं मजाक कि हाँ ठीक है हल्का सा कुछ लाइट जोक कर लिया वैसा। लेकिन आज सीएम पंक ने अपने खुद माइक में मंडे नाइट रॉ में पेंगुइन बोल दिया है पॉल हेमन को। और पॉल हेमन जब आते भी है ना तो ऐसा है कि जैसे कि भैया यही हो रहा रोमन रेंज। मतलब इतने इस तरीके से आया पॉल हेमन कि जैसे वो मार देगा अभी सीएम पंक को आके। तो सीएम पंक कहते हैं आजा आजा भाई और लास्ट वर्ड्स अपने बोल दे, क्योंकि उसके बाद तो तेरी मैं कहानी खत्म करने वाला हूं। बट ऑब्वियसली पॉल हेमन अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं, वाइज मैन रहा है एक जमाने में ये, तो सोच समझ के आएगा ये। सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर का थीम सॉन्ग इसके बाद प्ले होता है। सेथ रॉलिंस के ऊपर किसी का ध्यान कैसे ना जाए, भले ही उसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग हो या फिर नहीं, क्योंकि उसके कपड़े तो हमेशा इंटरेस्टिंग होते हैं। आज भी पता नहीं वो कोई लॉन्ग कोट ऐसे जैकेट टाइप का पहन के आए थे। ब्रॉन ब्रेकर भी आते हैं और ब्रॉन ब्रेकर तो मतलब ये बंदा तो ऐसा हो गया कि अभी हमेशा गुस्से में ही रहेगा और इसको पावर हाउस की तरह ही इस वाले फैक्शन के अंदर दिखा रहे हैं। अब सेथ रॉलिंस आते हैं और सेथ रॉलिंस ने आके बोला कि सीधा यही बोलते हैं कि जब मुझे ऐसा लगता है ना कि तू इससे ज्यादा घटिया और बेकार नहीं हो सकता, तब तू इतना और ज्यादा गिर जाता है जिसकी कोई हद नहीं होती है। आगे सेथ रॉलिंस बोल के कंटिन्यू करते हैं कि ये तेरा बेस्ट फ्रेंड था ना, तूने इसकी लाइफ को कैसे नर्क बना दिया था पूरी रोड टू रेसलमेनिया में, और तू यहाँ पे खुद विक्टिम बनना चाह रहा है। तो विक्टिम बनना बहुत पसंद है, चाहे तू खुद गलती करे फिर भी तू ऐसे सिचुएशन बना देता है कि इसमें तू ही ऐसा लगे तेरे साथ कुछ गलत हुआ है। कहते हैं कि मैं इस बंदे ने इतने सालों से तेरे पे बिलीव किया था, लेकिन मेरा भी एक बिलीव है और वो ये है कि तू कितना बकवास आदमी है, तू ही वो इस समय रीजन है कि अभी मेरे पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप नहीं है। और सेथ रॉलिंस इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इससे पहले जब चैंपियनशिप का मैच था मंडे नाइट रॉ में तो सीएम पंक आ गए तो उसकी वजह से चुल हो गई थी और सेथ रॉलिंस टाइटल जीत नहीं पाए थे। अब वही जो बात उन्होंने सीएम पंक ने पॉल हेमन को बोली थी, भाई सेथ रॉलिंस बोल देते हैं सीएम पंक को, कहते हैं अब तू भी देख ले भैया कि तेरे जो लास्ट वर्ड्स है वो क्या होने वाले हैं। और पता सीएम पंक ने भी ये बोला है, वो कहते हैं जो वो कहते हैं ना कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन मैं नहीं बन पाया तेरी वजह से। सीएम पंक कहते हैं हाँ बन भी नहीं पाएगा जब तक मैं अपने 2 पैरों के ऊपर खड़ा हूं। मैं तो उस वाले इमेजिनेशन में भी कभी चले जाता हूं कि अगर मान लो कभी इन दोनों में से कोई एक बंदा चैंपियन बन गया और स्टोरी अलग है तो भाई दूसरा बंदा तो खिंचा चला आएगा एकदम कि भाई इसके पास कैसे टाइटल आ गया। तो उस समय जो भी मंडे नाइट रॉ पे होगा जनरल मैनेजर, उसके लिए तो भाई बहुत दिमाग खराब हो सकता है। आगे फिर क्या होता है वो कहते हैं कि भाई अब तू भी अपने आखिरी जो वर्ड्स है वो सोच ले क्या बोलेगा। ब्रॉन ब्रेकर इसके बाद चार्ज करते हैं, मारा उन्होंने बट उसके बाद फाइट बैक कर लिया और मेन टारगेट तो सीएम पंक का सेथ रॉलिंस ही है। वो सेथ रॉलिंस को मारते हैं बट उसके बाद यहाँ पे बाकी बचाव भी हो गया। सैमी ज़ेन आ जाते हैं और उसको उनको भी पेल दिया। पॉल हेमन भाई बहुत हरामी है, यहाँ पे भी वो स्टील चेयर लेके आ गया जो कि वो सेथ रॉलिंस को थमा देता, बट तभी जे ऊसो भी वहां पे आ जाते हैं। तो जब जे ऊसो आ गए तो उसके बाद
इनको जो है वहां से कल्टी काटना पड़ जाता है। तो ये मतलब फैक्शन तो दिख रही है, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल इनको भागना पड़ गया। और जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना कि अभी शायद इसमें एक मेंबर और ऐड होगा, ऐसे सीन को देख के लग रहा है, उसके बारे में भी करेंगे बात। लेकिन एक मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल कर दिया सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए, और ये वही मैच है जहां पे सैमी ज़ेन होने वाले हैं साथ में सीएम पंक के अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस। तो जो टैग टीम मैच हमको लग रहा था कि रोमन रेंस के हिसाब से बनता फिट होता, लेकिन वही है प्रीमियम आदमी भैया, बंदा ऐसे आता नहीं है। फिर हमको बैक स्टेज सेगमेंट भी दिखता है जहां पे दोनों ही होते हैं, ये सीएम पंक एंड सैमी ज़ेन। यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि कैसे हम दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो सैमी ज़ेन कहते हैं यार मेरा भी ऐसा ही रहा है, मेरे को भी लोग बहुत धोखा देते हैं, बट एक चीज के ऊपर अग्री कर लेते हैं कि अगर हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ उखाड़ना है आगे लाइफ में अपने, तो पहले इन लोगों को अपने रास्ते से निकालना पड़ेगा। तो इस चीज के ऊपर दोनों अग्री कर जाते हैं। और वैसे भी वे फेस है तो इतने ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई टेंशन भी इनके बीच में दिखाएगी नहीं। बट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए टैग टीम मैच इन्होंने ऑफिशियल कर दिया। आई थिंक ये मैच के लिए एक्साइटमेंट तो है मेरी, क्योंकि इसमें काफी डिफरेंट एंगल्स भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उधर जो टीम है अभी वो नई नई बनी है। तो यहाँ पे अभी जब चीज थोड़ी ताजा होती है तो उसमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के चलते रहते हैं। इसके बाद शो पे मैच आता पेंटा वर्सेस चैट गेबल के बीच में, क्योंकि उधर से एल ग्रांडे अमेरिकानो ने जो है उनकी वजह से पेंटा मैच नहीं जीत पाए थे। अब मैच के अंदर एक वो मूवमेंट सबसे तगड़ा लगा। वैसे तो पेंटा के मैचेस हमेशा ही आपको रेसलिंग मैच अच्छे दिखेंगे, लेकिन वो जो मिड एयर कोड ब्रेकर उन्होंने लगाया वो काफी सही सा लगा। और हमेशा ही मेरे को ये तो क्रिस जेरिको की याद दिलाता है। बाकी अपने मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर के साथ वो जो है मैच जीत चुके हैं। अपना पेंटा ड्राइवर नहीं लगा रहे आजकल पेंटा, वो चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली ये मैच वो जीत गया और उनको जीतना भी था। इसके बाद शो पर एक भारी भरकम मैच आता है वॉर रेडर्स वर्सेस क्रीड ब्रदर्स के बीच में। वो आईवार के, स्पेशली आईवार के होने की वजह से वॉर रेडर्स के मैचेस बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे भारी भरकम से लगते हैं। और वो एक स्पॉट भी काफी अच्छा था जब ये क्रीड ब्रोज ने मिलकर आईवार को सुपरप्लेक्स लगाया, फिर मूनसॉल्ट लगाया, तो ये पिचकाई देते हैं इनको। और बाकी मैच में कोफी किंगस्टन की चुल की वजह से जो कि आईवार को मार देते हैं, क्रीड ब्रदर्स ने ये वाला मैच जीत लिया। बस वही है, कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं कि टैग टीम डिवीजन में चीजों को एंटरटेनिंग बनाया जा सके फैंस के लिए। इसके बाद शो पर हमको बैक स्टेज से एक सेगमेंट दिखता है जहां पे सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर दोनों थे। और ये बैक स्टेज वाले सेगमेंट ना मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिला रहे हैं आजकल, क्योंकि पता नहीं नेटफ्लिक्स की वजह से या फिर किस वजह से वो ऐसा ही लगता है कि जैसे कि कोई टीवी शो या फिर कोई मूवी शुरू हो चुकी है, क्योंकि काफी ज्यादा काम आराम से बैठे होते हैं वो, और वो लिटरली स्टोरी को प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। कई बार मतलब वो बैक स्टेज को देख के ऐसा ज्यादा लगता है कि स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है। वो यही बात कर रहे होते हैं कि इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जीत चुके हैं, क्योंकि सेथ एंड ब्रॉन को वहां से जाना पड़ जाता है, लेकिन इनको पता ही नहीं है मैं किस चीज के लिए केपेबल हूं, मैं क्या क्या कर सकता हूं। और उसके बाद वो कान में कुछ बात भी फूकते हैं ब्रॉन ब्रेकर की, जो कि उनको आज मंडे नाइट रॉ में करनी है, यानी कि रात खत्म होने से पहले करनी है। तो ये भी ऐसे जो लटका के रखते हैं मंडे नाइट रॉ में कि वे, ताकि फैंस जो है बिल्कुल शो के साथ चिपके रहे, वैसे ही कोई इनकी टेक्निक थी। और उसके बाद स्माइल भी आ जाती है ब्रॉन ब्रेकर के चेहरे पे, बंदा वैसे बहुत ज्यादा गुस्से में था। तो अभी वो क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। बट इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हमारे जे ऊसो। और जे ऊसो के जो कपड़े हैं वो रंग बिरंगे नहीं है, और मुझे वो रंग बिरंगा ना होना अच्छा भी लग रहा है इस वजह से, क्योंकि उनकी वो जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है वो अब थोड़ी अलग से निखर के आ रही है। जब वो ब्लैक वाले पूरे कपड़े में आते हैं, वही जो कॉन्सर्ट वाली एंट्रेंस है वो जे ऊसो की होती है, 2 बार होती है। कहते हैं बहुत कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में। लोगन पॉल है जो कि कह रहा है कि वो मुझे हराएगा, वो मैं इस चैंपियनशिप के लिए बिलोंग नहीं करता। एसएनएमई में तो तू मेरे साथ रिंग में ही आने वाला ना, वहां पे अच्छे से तो मैं देख लूंगा, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं ही वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रहने वाला हूं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बाद भी। इसके बाद म्यूजिक प्ले हो जाता है गुंथर का, और छोड़ो जे ओसो को भाई, मेरी तक फट गई भाई, अब क्या करने वाला है ये गुंथर, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड था नहीं। अभी हम तो सोच रहे हैं लोगन पॉल और ये जे ओसो की स्टोरी चल रही है, अब इसमें गुंथर कहां से बीच में आ गया। और अगर बीच में आ गया तो ऑब्वियसली इसको टाइटल तो चाहिए, तो अगर इसको अब टाइटल चाहिए तो एक बार तो हरा दिया जे ओसो ने, ये बंदा अगर स्टोरी में आ गया तो भाई अब तो फिर कुछ भी हो सकता है जे ओसो के टाइटल रेन के साथ। गुंथर आते हैं रिंग के अंदर, और जो फेस था वो उनका काफी ज्यादा सीरियस था, और गुंथर आके यही बोलते हैं कि वो अनइमेजिनेबल चीज तूने कर दी है, क्योंकि तू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गया है, और ये तब से आज पहली बार है कि हम मिल रहे हैं। तो जे ओसो कहते हैं कि अच्छा, लास्ट टाइम जब से मैंने तो टैप आउट कराया तब से बात कर रहा है क्या तो वो थोड़ा सा जो फिरकी है वो ले रहे होते, जैसे गुंथर ने पूरे इस जे ओसो और गुंथर के प्रोग्राम, इस पूरे बिल्ड में जो है उनकी फिरकी ली थी। इसके बाद गुंथर कहते हैं कि मुझे पता है कि तू क्या करना चाह रहा है, तेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब सोचो भैया, गुंथर अब टाइटल हार गया, तब भी इसकी बातें ऐसी लगती है ना कि यार इसने तो रोस्ट ही मार दिया। वो जे ओसो का कहते हैं कि देख, तेरे को चैंपियन रहने की आदत नहीं है, मैं तो 80% अपने पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई के टाइम में चैंपियन ही रहा हूं, तो इस
प्रेशर को झेलना कैसे होता है तुझे पता नहीं है। अनलाइक मी, मुझे पता है कि ये चीजें कैसे करनी होती हैं। और WWE ने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह पर इनका मैच बुक कर दिया है 9 जून, यानी मनी इन द बैंक के बाद जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है, वहां पे गुंथर और जे ऊसो का मैच होगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और अगर अब गुंथर को एक बार रीमैच मिला है अपनी चैंपियनशिप के लिए, तो डेफिनेटली जो टाइटल है आप उसे मान सकते हो कि वो खतरे में है, क्योंकि एक बार गुंथर हार गया तो फिर आप बोलोगे कि यार अब दोबारा से क्या ये बंदा हार जाएगा। लेकिन WWE यहाँ पे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स बुक कर सकते हैं, जिसको आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बाद वो यही कहते हैं कि मैं तुझे तेरी औकात दिखा दूंगा, एक बार तो तू जीत गया, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। जे उसो वही रैप स्टाइल में जवाब देते हैं, कहता है कि ठीक है, मैंने पहले भी तुझे धोया है, अब तुझे दोबारा धो दूंगा, मैच में दोबारा से ऐसे उतरूंगा जैसे मैं रेसलमेनिया में उतरा था। और उसके बाद गुंथर अभी क्या ही बोलेगा, भाई बंदे के पास टाइटल है नहीं, तो उतनी ज्यादा भी वो चौड़ में नहीं है जितना वो यूजुअली रहता है। तो गुंथर वहां से चले जाते हैं बाकी जे उसो को, लेकिन उन्होंने ऐसे इरिटेट या फिर उनके दिमाग में घुस जरूर वो गए, स्पेशली उनके एसएनएमई के मैच से पहले। तो ये भी है, लेकिन कि दोनों, अरे हाँ ये भी तो बात है कि दोनों में से अभी जे उसो और लोगन पॉल का मैच होगा, तो जीतता कौन है इनमें से उसके बाद फिर डिसाइड होगा। बट फिर शायद हमको पता ही है कि कौन होने वाला है लोगन पॉल और जे उसो के मैच में, अगर WWE कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं कर रही। इसके बाद शो पर एजे स्टाइल्स और फिन बैलर का मैच आता है। ये मैच जब भी कभी भी शो पर होगा ना, ये ट्रीट होगा फैंस के लिए। आज वैसे रिंग साइड पे भसड़ थी, तो वो टिपिकल बिल्कुल क्लासिक टाइप का तो मैं नहीं बोलूंगा वैसा था, लेकिन फिर भी भाई एजे स्टाइल्स और फिन बैलर है, मैच हमेशा ही अच्छा ही डिलीवर करते हैं। सुपरप्लेक्स हम देख रहे हैं, कैल्फ क्रशर भी हमने यहाँ पे एजे स्टाइल्स का देखा। फिन बैलर कूडी ग्रास के लिए जाते हैं, बट वो उनसे मिस हो जाता है। स्टाइल्स क्लैश भी लगाया, उसके ऊपर फिन बैलर ने किक आउट कर दिया, लेकिन पेंटा की इस मैच में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जो कि रिंग साइड पे बाकी जजमेंट डे के चेले चपाटों को देख लेते हैं। और उसके बाद फिनोमिनल फोरआर्म के साथ एजे स्टाइल्स ने पिन कर दिया है फिन बैलर को। चलो एजे स्टाइल्स मैच जीत गया, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फिन बैलर के स्टार्ट की बात करोगे, भाई पूरे पता नहीं कितने अभी मैचेस जो उसके हो चुके हैं मंडे नाइट रॉ में, लगातार हार पे हार, वो वाला हिसाब है फिन बैलर के साथ। स्टोरी इनकी कुछ थी नहीं, तो ऐसा भी नहीं है कि एजे स्टाइल्स फिन बैलर में कुछ बहुत ही खतरनाक सा हो गया। बट अगर ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के अराउंड घूम रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पे मिड कार्ड में एक अच्छी सी फ्यूड बना सकते हैं। डोमिनिक मिस्टेरियो के पास फिलहाल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट आती है बेकी लिंच, और ये प्रोमो मुझे बहुत सही लगा बेकी लिंच का। ये होता है भाई कि मतलब बातों में कितना दम होता है कि उसकी वजह से लोग तुम्हें इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो बेकी लिंच आती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं बैकलैश में मैच हारी हूं लायरा वाल्कीरिया से? मैं नहीं हारी, लायरा वाल्कीरिया हारी है। कहते हैं अच्छा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हॉस्पिटल कौन गया? लायरा वाल्कीरिया। मैं तो अपने बड़े से घर में गई थी, मैं वहां पे बिल्कुल एंजॉय कर रही थी। और वो कहती हैं कि मैं अब मुझे रियलाइज हो गया कितना ज्यादा तुम्हारी वजह से मैं भी मैनिपुलेट हो चुकी थी। बेकी लिंच एक्सप्लेन करती हैं कि मैं तुम्हारी वजह से ही चली गई थी, क्योंकि तुम लोग मुझे देखना नहीं चाहते थे। मैंने कॉमेंट्स देखा कि क्या बोल रहे हो तुम मेरे चैंपियन बनने के बाद, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अब तुम लोग मेरे साथ रिलेट तो कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि मैं इतनी सक्सेसफुल हो चुकी हूँ और तुमको तो हमेशा जो फेलियर्स है वही देखने की आदत है। तो अब जब जो तुम बोल रहे हो वही मैं हूं, तुम सेल्फिश बोल रहे हो तो मैं सेल्फिश हूं, तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो वैसा बोल, जैसा बोल रहे हो मैं ऐसी ही हूं। और उसके बाद वो अपना जो माइक है उसको वहां पे पटक के चली जाती है। तो वो जो अग्रेशन है वो मस्त लगा बेकी लिंच के प्रोमो में। अब लायरा वाल्कीरिया के साथ ही अगर उनकी फ्यूड ये चलने वाली है, तो इसका मतलब कि हो सकता है बहुत जल्दी उनके पास वो जो चैंपियनशिप है वो भी आ जाए, क्योंकि बेकी लिंच को ज्यादा टाइम तक आप टाइटल सीन से दूर रख नहीं सकते। इसके बाद शो पर नेक्स्ट एक मैच आता है जूलिया एंड रॉक्सैन वर्सेस रिया रिप्ली एंड इयो स्काई का। और भाई ये शो का मेन इवेंट है, इसको किस हिसाब से मेन इवेंट, मैं रेसलिंग मैच देखो डेफिनेटली अच्छा था, लेकिन ये नहीं होता ना, ये तो फिर AEW की तरह सीन हो गया आपका कि ठीक है रेसलिंग के पीछे आप जो गाने हैं वो गाए जा रहे हो। मैच ऑब्वियसली ये जो इयो स्काई और रिया रिप्ली की टीम है वो जीत जाती है रिपटाइड के साथ, लेकिन एंड में हमने वो देखा जब दोनों ने ऐसे हाथ रेस किया हुआ था, लेकिन फिर जो रिया रिप्ली की नजरें हैं वो इयो स्काई के ऊपर आती हैं। तो वहां से अभी रिया रिप्ली नहीं जा रही टाइटल सीन से दूर, इतना तो पता चला। लेकिन इसको मेन इवेंट के अंदर तो नहीं डालना चाहिए था भाई, तुमको ये क्या मेन इवेंट था। बट जिस चीज के बारे में सेथ रॉलिंस ने बात करी थी कि वो कुछ ऐसा बता के गए हैं ब्रॉन ब्रेकर को जो कि उनको अंजाम देना, और वो था बैक स्टेज जे ऊसो के ऊपर अटैक करना, और उन्होंने पीछे से आके उनको धो दिया। सैमी ज़ेन थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं। और जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि एक मेंबर स्टोरी लाइन को देख के ऐसा लग रहा है कि सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर की टीम में बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि कई बार ऐसे सीन बन रहे हैं कि फैक्शन होने के बाद भी, क्योंकि पॉल हेमन तो भैया पेंगुइन है तो वो तो कुछ कर नहीं पाएगा, फैक्शन होने के बाद भी ये
नंबर्स गेम की जब बात आती है तो इसमें इनका मामला जो है गड़बड़ हो जा रहा है। फैक्शन की तो खास बात यही होती है कि वो झुंड में आते हैं और उसके बाद मारते हैं, तो उस हिसाब से बहुत जल्दी यहाँ पे जो एक मेंबर है वो ऐड होता, एटलीस्ट अभी स्टोरी की तो ऐसा लग रहा है कि डिमांड है। बाकी आज की मंडे नाइट रॉ को मैं 3 स्टार से ज्यादा रेट कर नहीं सकता। वो एक जो शॉकिंग वाव फैक्टर है वो मोस्टली होता है ट्रिपल एच के शोज में मिस, और उसको आप आज भी फील कर सकते हो। तो बाकी अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।